हेलो एवरीवन। देखिए, ये आपके एसएसटी का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर हड़प्पा के बारे में। अच्छा, आपको अच्छे से पता है सबसे पहले किस नगर की खोज हुई थी? हड़प्पा नगर की। कब हुई थी? 1921 के अंदर। किसने की थी? दयाराम साहनी व एमएस वत्स। अब देखिए, दयाराम साहनी जो है वो हर किसी को याद रहता है, लेकिन आपको एमएस वत्स 100% याद रखना है। ऑप्शंस में आपको एमएस वत्स भी देखने को मिल सकता है। आपको यह भी पता है कि जितने भी हड़प्पा सभ्यता के समय में, तो सबसे पहले किसकी खोज हुई? हड़प्पा सभ्यता की। और हड़प्पा सभ्यता के समय में यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जितने भी नगर आपके खोजे गए सभी को हड़प्पा सभ्यता के नगर बोला जाता है या हड़प्पा कालीन सभ्यता बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी इस वजह से। और आपने काफी बार देखा भी होगा, हम कब जब भी कोई रूल बनाते हैं या कोई नई चीज आपकी आविष्कार की जाती है तो जो सबसे पहले करता है ना, उसके नाम से ही वो फेमस होती है। तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए हम बोल देते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता यानी कि हड़प्पा के समय की सभ्यताएं। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इसमें हम जो जितनी भी चीजें आपके बनते हैं, जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, जितनी भी आपकी थ्योरी बनती है, उन सब चीजों को डिटेल से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हड़प्पा की कहानी। तो कहते हैं कि लगभग 150 साल पहले, कितने साल पहले? लगभग 150 साल पहले, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब काम में लगे हुए जो इंजीनियर थे उनको अचानक से मिला था हड़प्पा पुरास्थल। और आजकल ये कहां पे पड़ता है? आपके आधुनिक पाकिस्तान के अंदर। कहां पे पड़ता है? आधुनिक पाकिस्तान में। हड़प्पा जो पुरास्थल है कहां पे है? आधुनिक पाकिस्तान में। तो इन्हें बिछाने के लिए कुछ ईंटों की जरूरत थी। भाई नॉर्मल सी बात है, वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उस समय उन्हें कुछ ईंटों की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, आसपास देखा तो उन्हें हड़प्पा पुरास्थल मिल गया। तो वहां से जितनी भी उन्हें ईंटों का यूज करना था वहां से वो उसको निकाल लाए। ठीक है, और वहां पे जो एक तरह से आपका जो मकान बने हुए थे हड़प्पा के, वो क्या हो गए? एक तरह से आपके नष्ट हो गए, उजड़ गए। क्यों? क्योंकि उनमें लगी हुई जो ईंटें थी वो कर्मचारियों के द्वारा क्या की गई? ले आई गई। ठीक है, तो इन्हें बिछाने के लिए कुछ ईंटों की जरूरत थी, तो यहां काफी मात्रा में ईंटें ली गई और एक तरह से क्या कर दिया गया? उजाड़ दिया। ठीक है, और उसके बाद कब? लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि यह उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से क्या है? एक है। और उपमहाद्वीप आपको अच्छे से पता है, दक्षिण एशिया को क्या बोलते हैं? उपमहाद्वीप बोलते हैं। तो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है ये बाद में पता चला जब 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इसकी खोज की थी। ठीक है, याद रखेंगे आप। अब देखिए हड़प्पा की खोज तो 1921 में किसने? दयाराम साहनी ने और एमएस वत्स ने। और मैंने आपको बताया एमएस वत्स जो है वो अच्छे से आप 100% याद रखोगे। ठीक है, इसी तरह मोहनजोदारो की बात की जाए तो मोहनजोदारो की जो खोज की थी 1922 में की थी। और किसने की थी? आरडी बनर्जी ने। ठीक है, आप याद रखेंगे अच्छे से। उसके बाद आगे बात आई कि जो मोहनजोदारो है, जो हड़प्पा के सभ्यता के समय का ही नगर है ना मोहनजोदारो भी, तो मोहनजोदारो से आपके कौन कौन से अवशेष मिले थे? जैसे कि स्नानागार मिला, यानी कि ग्रेट बाथ मिला। कहां से मिला? मोहनजोदारो से मिला। धान्यगार की बात करते हैं हम, यानी कि जहां पे आपका जो अनाज है, जो स्टोरेज है, जो रखा जाता था अनाज, तो धान्यगार सबसे बड़ा वो कहां से मिला? मोहनजोदारो से मिला। उसके बाद बात आई डांसिंग गर्ल के बारे में। तो जो डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है कहां से मिली है? मोहनजोदारो से मिली है। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें दाढ़ी वाले आदमी की, दाढ़ी वाला आदमी कहां पे? मोहनजोदारो से। पशुपति महादेव की मूर्ति कहां से? मोहनजोदारो से हमें मिली। बैल की मुहर की बात करें कहां से मिली? हमें हड़प्पा से मिली है। देखो ये याद रखिएगा, बाकी चीजें कहां से? मोहनजोदारो से। और बैल की मुहर कहां से मिली है? आपको हड़प्पा काल से मिली थी, हड़प्पा सभ्यता से मिली है, हड़प्पा नगर से मिली है। आप ऐसे याद रखें। ठीक है, अगर बात करें हल्के निशान, तो हल्के निशान कहां से मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान से। और कालीबंगा से क्या मिली? आपकी काली चूड़ियां, काली काली चूड़ियां। तो ये आप अलग से याद रख सकते हैं कहां से मिले हैं। तो ये भी आपको कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो इस इमेज को देखो आप, ये आपके सामने जो मैप है, इस मैप को देखिए आप। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं ये आपकी सिंधु नदी है। अगर सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करें तो झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, ये सारी क्या है? आपकी सिंधु की है ना। तो इस समय में देखो यहां पे हड़प्पा, ये हड़प्पा। और उस समय देखो इंडिया जो है वो आजाद नहीं हुआ था। ठीक है ना, तो उस समय का मैप है ये, उस समय का आपको दिखा रखा है जो डायग्राम है, ये मैप है उस समय का है। तो हड़प्पा कहां पे है? आपका पाकिस्तान के अंदर। राखीगढ़ी कहां पे पड़ता है? हिसार में, आपको पता होगा अच्छे से। कालीबंगा कहां पे है? राजस्थान के अंदर।
ठीक है। सोतकाको कहां पे है? पाकिस्तान में। धोलावीरा कहां पे है? गुजरात में। सुरकोटदा कहां पे है? गुजरात में। लोथल कहां पे है? गुजरात में। तो ये सारी की सारी चनौदड़ों की बात करें, पाकिस्तान के अंदर आपका पड़ता है। मोहनजोदारो कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये सारी की सारी जो भी चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए, इनको आप अलग से लिख लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, सोतकाको, चन्हुदड़ो कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, सुरकोटदा कहां पे है? भारत में है। लेकिन भारत में है तो इसलिए जो कहां पे पड़ते हैं, किस स्टेट में पड़ते हैं, वो भी आपको याद होना चाहिए। तो राखीगढ़ी कहां पे पड़ता है? आपके हरियाणा के अंदर। कालीबंगा कहां पे है? राजस्थान में है। धोलावीरा कहां पे है? गुजरात में है। सुरकोटदा भी कहां पे है? गुजरात के अंदर। लोथल कहां है? गुजरात में है। तो ये आप अलग से लिख लोगे, इनको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, तो इस नगर का मतलब क्या हो गया? आपके हड़प्पा नगर की। ठीक है, हड़प्पा नगर की जो खोज है वो सबसे पहले हुई थी। तो इसके बाद मिलने वाले इस तरह के जितने भी पुरास्थल थे उनको हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपकी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, उस वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शहरों या नगरों का जो निर्माण है लगभग 4700 साल पहले हुआ था, याद रखिएगा। और जो भी डेट आती है उसको आप अलग से अपना एक पेज पे लिखा करो और बार बार उसको रिवाइज करा करो। ठीक है, और देखिए हड़प्पा सभ्यता के शहरों या नगरों का जो निर्माण है लगभग 4700 साल पहले हुआ था। और ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में, सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में व पंजाब प्रांतों में मिले हैं। क्या? हड़प्पा सभ्यता के नगर, जहां से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन हो गए जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे, पत्थर के बाट हो गए, बाट आपको पता है ना जो तोल के काम आते हैं, मुहरे हो गई, मनके हो गए, तांबे के उपकरण और पत्थर के बड़े बड़े ब्लेड। ये कहां से मिले हैं? इन हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वहां से मिले हैं आपको। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उस समय के जो नगर थे उनकी विशेषताएं क्या थी। जो हड़प्पा सभ्यता है वहां पे जो नगर बने हुए थे उन नगरों की विशेषताएं क्या थी। तो देखिए आप, इन नगरों को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया जाता था। प्राय जो पश्चिमी भाग होता था आपका वो छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर बना होने की वजह से इसे बोलते थे नगर दुर्ग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर स्टेटमेंट के रूप में अगर आपसे पूछता है तो कहीं ना कहीं आप मार खा जाओगे। ठीक है, तो याद रखना है पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर स्थित था, जिसे बोलते थे नगर दुर्ग। और जो पूर्वी भाग था आपका वो बड़ा था लेकिन कहां पे? निचले इलाके में पड़ता था, तो इस वजह से बोला जाता था इसको निचला नगर। याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे बात करते हैं। दोनों हिस्सों की जो 4 दीवारियां थी वो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी और इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद भी आज तक इनकी दीवारें खड़ी हुई है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई थी तो तभी तो इंजीनियर जो थे वो उनको उठा लेके आए थे, क्योंकि जो ईंट है ना वो इतनी मजबूत बनी हुई थी कि आज तक वो सही सलामत थी। ठीक है, इसलिए उनका यूज किया जा सका। तो इसलिए यही चीज यहां पे बताई है इन्होंने कि दोनों हिस्सों की जो 4 दीवारें थी ना वो इतनी पक्की ईंटों की बनी हुई थी कि हजारों साल तक भी आज भी उनकी दीवारें आपको खड़ी नजर आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने जो बात की थी ग्रेट बाथ के बारे में, महान स्नानागार, तो उसके बारे में कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो आप याद रखोगे। कहां पे मिला है? सबसे पहले मोहनजोदारो में मिला है। इस तालाब को बनाने के लिए ईंट व प्लास्टर का प्रयोग किया गया है। किसका? ईंट व प्लास्टर का। ठीक है, पानी को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। किसके ऊपर? प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत थी भाई। याद रखिएगा छोटी छोटी चीजें हैं। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां थी और इसमें पानी भरने के लिए कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। और इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। नॉर्मल सी बात है, ये आपका स्नानागार है तो इसके चारों तरफ आपके कमरे बनाए गए थे और नीचे स्नानागार में जाने के लिए क्या होता थी? आपकी सीढ़ियां होती थी। ठीक है, जिसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आपका स्नानागार जिसके बारे में हमने बात की ना, तो देख लो आप, इस साइड भी क्या है? सीढ़ियां हैं। इस साइड भी क्या है? ये सीढ़ियां हैं इसमें नीचे जाने की तरफ। और ये जो आपको दिख रहा है ना इस साइड ये आपके कमरे बने हुए थे। ठीक है, इस साइड जो आपको दिख रहे हैं चारों तरफ आपके कमरे बने हुए थे। ठीक है, याद रखेंगे आप। अब देखिए आगे बात करते हैं अग्निकुंड। अग्निकुंड जिसके अंदर आप यज्ञ करते हैं तो एक तरह अग्निकुंड ही बोलते हैं ना उसको हम। तो अग्निकुंड के जो अवशेष मिले हैं कहां से मिले हैं? कालीबंगा व लोथल से, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। यानी कि कालीबंगा कहां पे? राजस्थान के अंदर। और लोथल कहां पे? आपका गुजरात के अंदर। जो अग्निकुंड के जो अवशेष मिले हैं वो कालीबंगा राजस्थान व लोथल गुजरात से मिले हैं।
और बड़े बड़े भंडार गृह कहां से मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल से। तीनों याद रखिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल से मिले हैं आपको बड़े बड़े भंडार गृह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उस समय जो बने हुए थे आपके जो भवन थे, जो नाले थे, जो सड़क थी, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि किस टाइप की उनकी विशेषताएं थी। तो यहाँ के जो घर होते थे, जो भवन होते थे, वो 1 या 2 मंजिले ही होते थे। घर के आंगन के चारों ओर आपके कमरे बनाए गए थे, जैसे महान स्नानागार में बनाए गए थे ना, इसी तरीके से। तो बीच में आपका आंगन हो गया और आंगन के चारों तरफ क्या होंगे? आपके कमरे होंगे। और अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। यहाँ पर ढके हुए नाले मिलते थे जिन्हें सीधी लाइन में बनाया जाता था कि ताकि रख रखाव जो साफ सफाई हो वो आपकी आसानी से हो सके। सीधी बनाते थे लाइन को। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके और घरों के नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। ठीक है, ताकि जो सारा पानी है एक साथ एक जगह से आसानी से निकल पाए। उनमें ढलान भी करते थे और उनको सीधा बनाते थे ताकि उनकी जो साफ सफाई है ना वो भी आसानी से हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, ये आपके सामने इमेज लगा रखी है। ठीक है, ये कुएं की इमेज है। आप यहां पे देख सकते हैं, आपकी जो नाली हमने बात की ना नालियों के बारे में, तो ये उसकी इमेज है। इस तरह से सीधी बनाई जाती थी आपकी, ताकि जो इनकी साफ सफाई है ना वो भी आसान हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के नगरों में लिपिक रहते थे। लिपिक, अभी लिपिक क्या होते थे? जो मोहरों पर लिखने का काम करते थे वो कहलाते थे आपके लिपिक। याद रखेंगे आप, जो मोहरों पर लिखने का काम करते थे क्या कहलाते थे? आपके लिपिक कहलाते थे। और हड़प्पा के नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। तो आपको पता चल गया कि शिल्पकार कौन होते थे? जो तरह तरह की चीजें बनाने वाले, शिल्प करने वाले, बनाने वाले उनको। ठीक है, लिपिक जो मोहरों पर लिखने का काम करते थे। ठीक है, दोनों याद रखना, शिल्पकार और लिपिक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पुरातत्वविदों को हड़प्पा के नगरों से विभिन्न वस्तुएं मिली हैं। देखो, एक होता है पुरातत्वविद, होता है इतिहासकार। जो इतिहासकार होता है ना, वो जो पास्ट है ना, पास्ट का अध्ययन करेगा। लेकिन जो आपका पुरातत्वविद जो हम बोलते हैं ना, पुरातत्वविद क्या करता है? पुराने समय में जो चीजें मिली है ना वो चीजों का अध्ययन करता है। जबकि इतिहासकार इतिहास का, पास्ट का अध्ययन करेगा और पुरातत्वविद करेगा पास्ट में मिली हुई चीजों का अध्ययन। हमने इससे पहले जो चैप्टर किया था उसमें एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आप कि पुरातत्वविदों को हड़प्पा के नगरों से विभिन्न वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि पत्थर हो गया, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनी वस्तुएं, तांबे व कांसे से बने आपके औजार, हथियार, गहने व बर्तन, सोने व चांदी से बने हुए गहने और बर्तन भी मिले हमें। मन के मिले हैं, बाट मिले हैं। बाट मतलब आप समझ गए ना, तो तोल के काम आते हैं। फलक मिले हैं, कहां से? हड़प्पा के नगरों से। ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो आयताकार पत्थर के मोहरे बनाते थे। किस पत्थर की? आयताकार पत्थर के मोहरे, जिन पर क्या होता था? जिन पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। याद रखना आपको, जिन पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि वहां पे लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनके ऊपर काले रंग के आपके डिजाइन है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अगर आपसे कोई पूछे कि कपास की खेती के अवशेष कहां से मिले हैं, तो आप बताओगे मेहरगढ़ से मिले हैं। कहां से? मेहरगढ़ से कपास की खेती के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और अब मेहरगढ़ अगर आपसे पूछे कहां पे पड़ता है, तो पाकिस्तान के अंदर। कहां पे है? पाकिस्तान में। और अगर आपसे कोई पूछता है कि कपड़े के टुकड़े के अवशेष जो चांदी के फूलदान के ढक्कन व तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं, तो ये मिले हैं आपको मोहनजोदारो से। कहां से? मोहनजोदारो से। याद रखेंगे आप यहां पे देख रहे हैं इमेज। तो इस तरह की चीजें आपको वहां पे मिली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि मन के जो होते हैं, मन के किससे बनाए जाते थे, तो कार्नेलियन जो पत्थर है, कार्नेलियन पत्थरों से बनाए जाते थे उस समय में आपके मन के। और कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की जो मूर्ति मिली है वो कहां से मिली है? मोहनजोदारो से मिली है। कहां से मिली है? मोहनजोदारो से। कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति कहां से? मोहनजोदारो से मिली है। मन के बनाए जाते थे आपके कार्नेलियन पत्थरों से। ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फेंस कि फेंस क्या होते हैं। तो फेंस होता है इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, कि प्राकृतिक नहीं होते, इन्हें बनाया जाता है कृत्रिम रूप से। ठीक है, सिंथेटिक तरीके से। तो बालू या जो सिफ्टिक पत्थर होते हैं उनके चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। याद रखिएगा, बालू जो होते हैं ना, बालू रेत जो आपकी होती है, तो बालू या जो सिफ्टिक जो पत्थर होते हैं उनका जो चूर्ण होता है
उसमें गोंद मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी और उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी जिसका रंग कैसा होता था, रंग नीला व हल्का समुद्री हरा होता था। तो रंग भी आप याद रखेंगे कैसा रंग था, रंग नीला था और हल्का समुद्री हरा रंग का यूज किया जाता था किसके अंदर, फेंस को बनाने के अंदर। ठीक है, अब देखो फेंस के मन के चूड़ियां, बाले व छोटे बर्तन आपके बनाए जाते थे। यानी कि आपको जो बालू हो गए, जो सिफ्टिक पत्थर का चूर्ण हो गया, उसमें गोंद मिलाकर कौन कौन सी चीजें बनती थी, मनके, चूड़ियां, बाले व छोटे बर्तन, ये सब चीजें बनाई जाती थी उससे। ठीक है, आपको याद रखना है। हमने बात की थी ना कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति, तो ये वो है आपकी। ठीक है, याद रखना है आपको। अब देखिए, पत्थर को तराशना, मनके चमकाना, मुहरों पर पच्चीकारी करने का जो काम है वो विशेषज्ञ करते थे। ठीक है, विशेषज्ञ उन लोगों को कहा जाता था जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास तरह का प्रशिक्षण लेते थे। जैसे आपके झोरी होते हैं, जो सुनार होते हैं। अब नॉर्मल सी बात, अगर आपको सोने का काम करवाना है तो सिर्फ आप सुनार से ही करवाओगे ना। तो इसी तरह से विशेषज्ञ होते थे जो किसी खास चीज को ही बनाते थे और उस चीज को बनाने का ही क्या होता था, उनके पास प्रशिक्षण होता था, यानी कि उन्होंने उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से सीखा था, तो उसको विशेषज्ञ बोलते थे। तो पत्थर को तराशने का काम हो गया, मन के चमकाने का काम हो गया, मोहरों पर पच्चीकारी का काम करने का काम हो गया, कौन करते थे, आपके विशेषज्ञ करते थे, जो खास तरह का प्रशिक्षण लेकर तैयार किए जाते थे। आगे देखते हैं, बात करेंगे हम कच्चा माल के बारे में। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते थे जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते थे या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते थे। जैसे कि लकड़ी हो गई, धातु के अयस्क हो गए, कपास आदि हो गई। अब देखो, कच्चा माल का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझो कि मान लो आपको क्या करना है, आपको वस्त्र पहनना है। आप वस्त्र पहनते हैं, सीधा और सिंपल सा है। तो जैसे आपको मान लो स्वेटर पहननी है, तो स्वेटर कैसे बनी है भाई, कपास से ऊन बनाई गई, कपास से ऊन बनी और ऊन से ही तो आपका वस्त्र बना ना। तो आपका ऊन से बना है वस्त्र, तो कपास क्या हो गई, कपास आपका कच्चा माल नहीं हो गया, क्योंकि कच्चे माल से क्या बना, आपका पक्का माल बना, ऊन बनी, और ऊन से आपकी स्वेटर बनी है, आपका वस्त्र बना है। तो कच्चा माल उसको बोलते हैं जो एक अलग प्रोडक्ट को बनाने में क्या होता है, एक सहायक के तौर पर यूज किया जाता है। जैसे ऊन को बनाने में जो कपास एक सहायक के तौर पर यूज हुई। ठीक है, आपको मान लो मेज बनानी है, क्या बनानी है, आपको मेज बनानी है, और मेज को बनाने के लिए आप किसका यूज कर रहे हो, लकड़ी का यूज कर रहे हो। तो लकड़ी क्या होगी, कच्चा माल हो गया, और जो प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ आपका वो क्या है, आपका मेज है, आपकी टेबल है, कि आपको टेबल बनानी थी, है ना। तो इस तरह से धातु के जो अयस्क होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, आपके कच्चे माल की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य जैसे या बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे लोग दूर से आयात करते थे। यानी कि कच्चा माल तो उनके पास होता था, या तो प्राकृतिक रूप में होता था, या फिर जो किसान है या जो पशुपालक है वो उनका उत्पादन कर लेते थे। लेकिन जैसे तांबे जैसी चीजें हो गई, लोहा हो गया, सोना, चांदी या बहुमूल्य पत्थर जैसे जो भी पदार्थ होते थे, उनका वो दूर से आयात करते थे। जैसे अगर तांबे के आयात के बारे में बात करें तो याद रखनी ये सारी चीजें, तो कहां से करते थे, राजस्थान से और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से, इन दो जगह से वो तांबे का आयात करते थे। अगर हम टीन के आयात की बात करें तो ईरान व अफगानिस्तान से वो टीन का आयात करते थे। तांबे का आयात राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से, टीन का आयात ईरान व अफगानिस्तान से, याद रखेंगे आप। इसी तरह अगर सोने का आयात की बात करें तो कर्नाटक से, हमने हमेशा पढ़ा है कि सोना क्या है दक्षिणी भारत के अंदर, तो कर्नाटक से आपका सोने का आयात होता था। अगर हम बहुमूल्य पत्थर के आयात के बारे में बात करें तो गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से, इन तीन जगहों से आपका बहुमूल्य पत्थर जो है वो मंगाया जाता था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको अच्छे से, ये सारी चीजें। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान व तिल व सरसों उगाते थे। ठीक है, हड़प्पा के जो लोग हैं गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल व सरसों को उगाते थे। हड़प्पा के लोग जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। और आपने देखा भी हल के निशान कहां से मिले हैं, कालीबंगा राजस्थान से। तो हल के निशान मिले हैं तो नॉर्मल सी बात है, उस समय में हल का यूज किया जाता था। ठीक है, क्योंकि यहां पर हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। देखो वो कालीबंगा के बारे में बात है, तो हल्के निशान कहां से मिले हैं, कालीबंगा राजस्थान से। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे ना कि हल्के आकार के खिलौने कहां से मिले हैं, तो आप बताओगे हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है, कहां से मिले हैं, हड़प्पा से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको हल्के निशान, कि हल के जो निशान है वो कहां से मिले हैं, तो आप बताओगे कालीबंगा से। तो कालीबंगा कहां पे पड़ता है, आपका राजस्थान के अंदर। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि हल के आकार के खिलौने कहां से मिले हैं, तो आप बताओगे हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है,
और हड़प्पा के जो लोग थे वो भैंस, गाय, भेड़ और बकरियों को पालते थे। और हड़प्पा के लोग बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते, मछलियों को पकड़ते, हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी ये लोग किया करते थे। कहाँ के लोग? हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गुजरात के हड़प्पा कालीन नगर, यानी कि वो नगर जो आपके गुजरात के अंदर पड़ते हैं, लेकिन हड़प्पा कालीन है। अब हड़प्पा कालीन क्यों बोला? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। तो हड़प्पा की जब खोज हुई थी तो उसके बाद जितने भी नगर आपके खोजे गए थे उनको हम हड़प्पा कालीन नगर बोल देते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है गुजरात के हड़प्पा कालीन नगर, यानी कि गुजरात में मिले हड़प्पा के समय के नगर। ठीक है, जैसे धोलावीरा नगर है, तो ये कच्छ इलाके के खदीर बेत के किनारे मिला है गुजरात में। कच्छ इलाका कहां पे पड़ता है? आपका गुजरात में। ठीक है, जो खदीर बेत आपकी नदी है उसके किनारे मिला है। कहां पे? गुजरात के अंदर, धोलावीरा नगर। ठीक है, यहां पर साफ पानी मिलता है। क्या थी आपकी जमीन आपकी उपजाऊ थी। यहां पर जो पानी मिलता था वो आपका साफ था और जमीन कैसी थी? आपकी उपजाऊ थी। और यहां के जो नगर हैं वो 3 भागों में बटे होते थे और हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें होती, अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। ठीक है, इन 3 बड़े बड़े भागों के अंदर। ठीक है, यहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए एक खुला मैदान भी होता था। अब सार्वजनिक कार्यक्रम आप समझ गए भाई, किसी की शादी है, कोई और प्रोग्राम हो रहा है, आपका कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो वो सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए खुला मैदान था जो सब लोग यूज करते थे जिसका। ठीक है, तो आपका सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए खुला मैदान भी था। कहां पे? धोलावीरा नगर के अंदर। यहां हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया, जिन्हें संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ठीक है, यह अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख हैं, मुहर हैं जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते थे, लेकिन यहां पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पे खुदा पाया गया था। कहां पे? धोलावीरा के अंदर। ठीक है, याद रखिए आप, और जिन्हें किसमें तराशा गया था? लकड़ी के अंदर जड़ा गया था जिनको। ठीक है, तो यह एक अनोखा अवशेष क्यों है? क्योंकि आमतौर पर जितनी भी चीजें मिली है, मोहर मिली है, वो छोटी छोटी वस्तुओं के ऊपर मिलती थी, लेकिन यहां पर पहली बार बड़े बड़े पत्थरों पर खुदा पाया गया है। ठीक है, तो कहां से मिला है? धोलावीरा नगर से, याद रखें आप। उसके बाद बात करते हैं हम लोथल नगर की। तो लोथल भी कहां पे पड़ता है? आपकी खंबात की खाड़ी, गुजरात में। अब आपको पता है खंबात की खाड़ी कहां है? गुजरात में ही तो है। तो लोथल नगर, खंबात की खाड़ी, गुजरात के अंदर। अब कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल कहां से मिलेगा आपको? लोथल से, याद रखेंगे आप। कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल कहां से? लोथल से। पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनी चीजों का प्रमुख केंद्र आपका लोथल, गुजरात, याद रखना है। ठीक है, पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनी चीजों का प्रमुख केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोथल गुजरात को बताएंगे। बड़ा बंदरगाह इसको बोलते हैं, लोथल गुजरात को। बड़ा बंदरगाह लोथल गुजरात को। आपके काफी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि बड़ा पतन के नाम से लेंगे। पतन भी क्या होता है? अगर मैं पतन लिखता हूं ऐसे पतन, तो पतन किसको बोलते हैं? बंदरगाह को तो बोलते हैं ना। तो बड़ा बंदरगाह लोथल गुजरात से। ठीक है, पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने के उपकरण, तैयार मनके, ये कहां से हैं? आपके लोथल से ही आपको मिलेंगे। सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए बनी जो मोहर की छाप है वो क्या कहलाती थी? आपकी मोहरबंदी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? मोहरबंदी कहलाती थी, याद रखेंगे आप। उसके बाद देखते हैं हम कि हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई थी? 3900 साल पहले हुई थी। हड़प्पा के जो नगर थे उनके अंत की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 3900 साल पहले हुई थी। और अन्य नगरों की शुरुआत कब हुई? लगभग 2500 साल पहले। यानी कि अन्य नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? लगभग 2500 साल पहले, यानी कि 1400 साल बाद 3900 के। अब देखो 2500 साल पहले क्यों बोला है? नॉर्मल सी बात है, देखो आप इस तरीके से समझो। ये कितना हो गया? यहां पे लिख दिया मैंने 3900 और यहां पे लिख रहा हूं मैं 2500। ठीक है, और ये लिख रहा हूं मैं वर्तमान। बताया कि जो आपका मतलब आपका जो प्रेजेंट है। तो नॉर्मल सी बात है, मैंने अब क्या बोला कि हड़प्पा के नगरों की शुरुआत कब हुई? तो आप प्रेजेंट से ही तो सोच रहे हो ना। तो प्रेजेंट से कब? 3900 साल पहले। और मैंने पूछा अन्य नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? तो लगभग 2500 साल पहले, क्योंकि अन्य नगर 3900 के बाद ही तो आपके नष्ट हुए ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 1400 साल बाद नष्ट होने स्टार्ट हुए। किसके? 3900 के। बीच का गैप कितना है? आपका 1400 ही तो है। ठीक है, तो इसका मतलब आप इनका मतलब समझना अच्छे से। ठीक है, वर्तमान से आप काउंट करोगे तो 3900 आपका पहले आएगा। तो 3900 साल पहले हड़प्पा नगर का अंत हो गया था और अन्य नगरों की जो शुरुआत हुई थी वो लगभग 2500 साल पहले हुई थी, यानी 1400 साल बाद 3900 के। ठीक है, अगर आगे हम बात करें, मेहरगढ़ में कपास की खेती कब शुरुआत हुई? लगभग 7000 साल पहले इसके अवशेष या इनकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, और हड़प्पा के नगरों का आरंभ 4700 साल पहले माना जाता है।
अब देखो काफी बोलेंगे 4700 साल पहले, और उसमें आप बोल रहे हो सर 3900 साल पहले। अरे हड़प्पा नगरों का आरंभ बोल रहा है ये, यानी शुरुआत, ये बने कब थे। तो आप देखो वही बात है, इसको आप प्रेजेंट मानो। तो 4700 में यहां पे लिख रहा हूं, ये 47 हो गया, ये 3900 हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, प्रेजेंट से अगर आप देखते हो तो इनका आरंभ कब हुआ था, कब ये बने थे, 4700 साल पहले, और इनका अंत कब हुआ, 3900 साल पहले इनका अंत होना स्टार्ट हुआ। तो बताओ कहां पे गड़बड़ है। ठीक है, तो इन चीजों को आप समझिएगा, जो डेट है उनके जो डाटा है उनको समझना आप। ठीक है, आगे बात करते हैं पिरामिड के बारे में। तो पिरामिड आपके कहां पे मिलते हैं मिस्र के अंदर। मिस्र के अंदर आपके पिरामिड आपको पता होगा ना, इस तरीके से, इस तरीके इनको बोलते हैं पिरामिड। आपने देखे होंगे इस तरीके के, आप इमेज को देखेंगे ना, आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएंगे। पिरामिड इस तरीके के होते थे आपके, जो राजाओं द्वारा बनवाए जाते थे। तो लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदार, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी थी, और इन राजाओं ने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें कहा गया था पिरामिड। क्या कहा गया था, पिरामिड। जो बड़े बड़े मकबरे थे उनको, और राजाओं के शवों, जिसको आप मम्मी बोल सकते हो, मम्मी। ठीक है, तो मम्मी को जो दफनाया जाता था वो पिरामिड के अंदर दफनाते थे। याद रखेंगे आप, राजाओं के जो शव होते थे, जो मम्मी होते थे, कहां पर दफनाते थे, पिरामिड के अंदर। और इनके शव के साथ खाने की चीजें, पेय वस्त्र, गहने, बर्तन, हथियार, वाद्य यंत्र, जानवर और सेवक सेविकाओं को भी रखा जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि मरने के बाद भी इनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। एक मान्यता होती थी, एक परंपरा होती थी, तो साथ में इस तरह की जो चीजें हैं ना वो रखी जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए सबसे ज्यादा धन दौलत कहां पर खर्च किया जाता था, मिस्र के अंदर। पर नॉर्मल सी बात है, इतने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जा रहे हैं, और उन मकबरों के अंदर जो राजा हैं, उनके जो शव हैं, जो मम्मी है, उनको दफनाते थे। तो नॉर्मल सी बात है, जब आप पिरामिड बना रहे हो सिर्फ और सिर्फ दफनाने के लिए, तो खर्चा तो ज्यादा होगा। तो इतिहास में शवों को दफनाने के लिए परंपरा को देखते हुए सबसे ज्यादा धन दौलत का जो खर्च किया जाता था, कहां पे, आपका मिस्र के अंदर। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ये आपका चैप्टर था आरंभिक नगर हड़प्पा के बारे में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे की जो क्लासेस आपकी आएंगी वहां पे इनके बारे में और भी आपको डिटेल मिलने वाली है। ठीक है, ये आपका 6th क्लास है तो उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी और बहुत बेस्ट मिलेंगी। टेंशन मत लीजिए, आराम से बस लगातार इनको पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।